डियर स्टूडेंट, लिट लैंग बाय दिलशाद में आज आपका पुनः एक बार स्वागत है। और आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ, ये एक बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त पोएट, रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ की एक कविता है टिंटन अबे। उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि और उसकी थीम समरी को समझेंगे कि टिंटन अबे में विलियम वर्ड्सवर्थ क्या कह रहा है। ये पोएम सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल या किसी भी लेवल पे अगर उनके सिलेबस में ये पोएम शामिल है तो वो उनके लिए ये उपयोगी साबित होगी। सबसे पहले देख लीजिए कि ये कविता का जो थीम है, जो समरी है, वो किस तरीके से है कि इसमें पोएट जो है यानी वर्ड्सवर्थ जो है कुछ टिंटन अबे नाम के स्थान पे जाता है। इससे 5 वर्ष पहले भी वो उस स्थान पे गया था, लेकिन उसके मस्तिष्क में इतना डेवलपमेंट नहीं था। उस समय केवल वो पहाड़, वो ऊपरी दृश्यों को देखता था, लेकिन अब वो इंटरनल भावनाओं को समझने लगा है और खुद उसकी कुछ इंटरनल भावनाएं हैं जो टिंटन अबे के उस स्थान से जुड़ जाती हैं और उन भावनाओं को व्यक्त करता है। किस प्रकार से व्यक्त करता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम हल्के से वर्ड्सवर्थ की का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पोएट्स इंट्रोडक्शन है। विलियम वर्ड्सवर्थ 1772 1850 तक ये थे, अर्थात 1770 में पैदा हुए थे और 1850 तक वो जीवित रहे। अब मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोएट, ये एक बड़े भारी भरकम रोमांटिक पोएट माने जाते हैं। इम्फेसाइज सिंपलिसिटी, इन्होंने सिंपलिसिटी को जोर दिया था, इम्फेसाइज किया था। ये सिंपलिसिटी को जोर देते हैं, ह्यूमन इमोशन पे जोर देते हैं, एंड नेचर एज अ सेंट्रल टू पोएट्री। और उनकी पोएट्री का जो सेंट्रल थीम है या सेंट्रल चीज है वो नेचर है वर्ड्सवर्थ की। वो नेचर पे बात करते हैं। विद कॉलरिज ही इनिशिएटेड द रोमांटिक मूवमेंट थ्रू द लिरिकल बैलेड्स। वो क्या था कि उन्होंने ये क्या था, ही इनिशिएटेड, उन्होंने शुरू किया था, क्या था, कॉलेज के साथ उन्होंने शुरू किया था, रोमांटिक मूवमेंट शुरू किया था। उन्हीं के कॉलेज के साथ इन्होंने मिलकर के जो रोमांटिक मूवमेंट कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, और उसमें उन्होंने फिर लिरिकल बैलेड्स लिखे थे। और ये कब लिखा गया था, 1798 में लिखा गया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। ये शॉर्ट में 2 लाइन के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया है। ये मैं 2 लाइन इसलिए कर रहा हूं कि ये जो इस पे ये एक काफी बड़े फॉन्ट में मैं लिखा हूं ताकि वीडियो पे यह स्पष्ट दिखाई दे। आपको समय से ही पता लग जाएगा कि कितनी जल्दी ये खत्म हो जाता है। तो ये एक बहुत शानदार ये है। आइए सा इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम देख लेते हैं कि पोएम में वो क्या कह रहे हैं, इस पोएम में उनका क्या कहने का तात्पर्य है। द फुल टाइटल इज लाइन्स composed a few miles above टिंटन अबे। ये पूरी कविता का ये जो नाम है वो लाइन्स composed a few miles above टिंटन अबे। टिंटन अबे एक स्थान का नाम है, उसी स्थान से कुछ दूर पर ये कविता लिखी गई थी। उस टाइटल इसी के नाम से इसको टाइटल, इसका पूरा टाइटल है और हम लोग इसको टिंटन अबे के नाम से जानते हैं। रिटन ड्यूरिंग अ वॉकिंग टूर, ये एक टूर पे जाते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ मेमोरीज एंड दी इवॉल्विंग रिलेशनशिप विद द नेचर। और ये जो पोएट्री है वो वर्ड्सवर्थ की मेमोरी पे डिपेंड है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ एक बार और इस जगह पर गया हुआ था, मैं अभी ऑलरेडी बता चुका हूं। और फिर उसके बाद जब वो दोबारा यहाँ पे जाता है तो उसकी मेमोरी और उसके थॉट्स कितने स्ट्रांग हैं कि वो फिर उनको जोड़ करके ये कविता को लिखता है। और फिर उसके बाद वर्ड्सवर्थ इस कविता को लिखता है। इसमें जो इसकी जो मेन थीम है, इसमें आती है मेन थीम मेमोरी एंड रिकलेक्शन। वो याद है और फिर उसके बाद रिकलेक्ट करना, माने उन्हें याद करना। मेमोरी एंड रिकलेक्शन दोनों सिनोनिम है कि रिकलेक्ट माने याद करना, उसकी याददाश्त है और फिर उसके बाद जो बीती हुई बातों को रिकलेक्ट करता है, याद करता है। पावर ऑफ नेचर, वो नेचर के पावर को भी यहाँ पे बताता है कि नेचर कितना शक्तिशाली है, इसके बारे में भी इस कविता में बताता है। ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन माइंड, और ह्यूमन माइंड के ग्रो के बारे में भी बात करता है, ग्रोथ की भी बात करता है। स्पिरिचुअल विजन, आध्यात्मिक विजन की भी बात करता है। हार्मोनी बिटवीन द ह्यूमैनिटी एंड द नेचर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोनी की बात करता है, तालमेल की बात करता है, सामंजस्य की बात करता है। और किस चीज के बीच में, ह्यूमन, बिटवीन द ह्यूमैनिटी एंड नेचर। नेचर अर्थात नेचर, प्रकृति और मनुष्य के बीच एक तालमेल होना चाहिए। ऐसा न हो कि मनुष्य जो है
इस नेचर का दुरुपयोग करे और एक दिन नेचर मनुष्य से हट जाए और फिर मनुष्य परेशानी में चला जाए, इस बात को कह रहा है। अगर हम समरी समरी की बात करते हैं, क्योंकि इसमें जो है हम समरी ही देख रहे हैं, समरी ऑफ द टिंटर्न अबे। द टिंटर्न अबे वर्ड्सवर्थ रिविजिट्स अ रिवर साइड लैंडस्केप आफ्टर 5 years। मैंने बताया था अभी कि जो कुछ साल पहले वो गया हुआ था, अर्थात 5 साल पहले वो गया हुआ था वहां पे, और फिर वो उसी स्थान को रिविजिट करता है, दोबारा देखता है। रिवर साइड, नदी का किनारा है, झील का किनारा है, वहां पे जागता है, और 5 साल के बाद एंड पोएम रिकॉर्ड्स हिज इनवर्ड चेंजेस एंड मच एज द सीनरी द ओपनिंग लाइन्स डिस्प्लेज हिज सेंसरी डिलाइट। ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले वो 5 साल के बाद जाता है एंड पोएम रिकॉर्ड, और पोएम रिकॉर्ड करते हिज इनवर्ड चेंजेस, जो उसकी आंतरिक जो सेंसरी है वो उसमें वो जो चेंज करता है उसी को बताता है। इनवर्ड चेंजेस, जो अंदरूनी परिवर्तन है, चेंजेस एज मच एज द सीनरी। और वो जो देखिए दोनों चीजें हैं, वो यहाँ पे 2 बातें बता रहा है कि एक तो वहां के जो परिवर्तन हुआ है 5 साल पहले जो था, और वहां पे भी कुछ परिवर्तन हो गया है, फिर उसके बाद उसके थॉट और विचार में भी चेंज हो गए हैं, उसके इनवर्ड चेंजेस हो गए हैं। जैसे वो सीनरी चेंज हुई है, जो वहां की सीनरी जो सीन्स हैं वो चेंज हुए हैं, उसी तरीके से उसके इनवर्ड्स में भी कुछ चेंजिंग आई है, उसकी अंतरात्मा में भी, उसकी स्पिरिट में भी कुछ चेंज आया है, उसी की बात कर रहा है। द ओपनिंग लाइन्स डिस्प्ले हिज सेंसरी, वो उसके जो ओपनिंग लाइन जो उसकी सेंसरी की बात करते हैं, अर्थात उसकी जो है ज्ञानेंद्रियों से जो संबंधित है उसकी बात करते हैं, आनंद की बात करते हैं, डिलाइट की बात करते हैं। और उसमें कौन कौन से आते हैं, फिर किस चीज की बात करता है, द हिल्स की बात करता है, द रिवर की बात करता है, एंड द पैस्टोरल सीन्स की बात करता है, जो पैस्टोरल चारागाह है उसकी बात करता है, इम्पार्ट काम एंड जॉय, और इम्पार्ट काम एंड जॉय वो आनंद की भी बात करता है। और जो है जो इम्पार्ट करते हैं, अर्थात जो है उसे ज्ञान प्राप्त होता है, जो वहां से वो ज्ञान प्रदान करता है, काम एंड जॉय, और वहां से उसको आनंद भी मिलता है, शांति भी मिलती है, वो सारी चीजें, ये जो नेचर है वो उसका एक ज्ञान भी देता है ना। जैसे वो इम्पार्ट माने ज्ञान प्रदान करना, इम्पार्ट का माने होता है ज्ञान प्रदान करना, वो ज्ञान प्रदान करता है, और दूसरी चीज होती है उसे शांति देता है और उसे एंजॉय भी देता है। लेकिन आगे क्या कहता है वो, बट द हार्ट ऑफ द पोएम लाइज इन द कंट्रास्ट बिटवीन द यूथफुल इमीडिएसी एंड द मैच्योर्ड रिफ्लेक्शन। इसमें इमीडिएट की जो है इमीडिएट कैसी है, तो ये बट द हार्ट ऑफ द पोएम लाइज, लेकिन जो पोएम का जो एक डेप्थ है, गहराई है, वो किस चीज में है, किस चीज में आता है कि वो आता है पोएम लाइज इन द कंट्रास्ट। ये किस में पाया जाता है, कंट्रास्ट बिटवीन द बट द हार्ट ऑफ द पोएम लाइज, देखिए लाइन छूट गई थी, हार्ट ऑफ द पोएम लाइज इन द कंट्रास्ट बिटवीन यूथफुल इमीडिएसी एंड द मैच्योर्ड रिफ्लेक्शन। ये 2 चीजें आता है। इसकी जो पोएम की डेप्थनेस है वो कंट्रास्ट करती है बिटवीन यूथफुल, किस चीज में, यूथफुल अर्थात जवानी में, इमीडिएसी, और उसको जो इमीडिएसी कहता है, एक इमीडिएसी का जो मीनिंग जो यहां पे बताई गई है, क्या कहते हैं इसकी हिंदी जो है अविलंब या अव्यवधान, कि जो अव्यवधान यानी कि जो डिस्टरबेंस को के सन्निकट होता है। इसमें 2 चीज आती हैं कि वो कंट्रास्ट करता है किस चीज से, यूथफुल को, और दूसरी इमीडिएसी अर्थात अविलंबता को वो शो करता है, यानी कि जो चीज बहुत दिनों की में अविलंब हुआ है,
यानी कि जो देर हुई है वो उसको कंटास्ट करता है। ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत दिनों के बाद आया है, उसी चीज को वो कंटास्ट कर रहा है कि जो हम लंबे समय के बाद यहाँ आए हैं और जो है उसके बाद भी इससे उसकी करीबी बनी हुई है। देर के बाद भी करीबी होने को जो ये कहते हैं इमीडिएसी कहते हैं। मतलब कि देर होने के बाद यानी कि दूर होने के बाद भी एक लगाव बना हुआ है, उसी को इमीडिएसी कहते हैं। कि देर होने के बावजूद भी वो उससे जुड़ा हुआ है, अर्थात वो पहले वहां पे आया था और उसकी सारी याद आज भी उसके दिमाग में मौजूद है। उसी की वो बात कहता है कि हम यहाँ से तो चले गए थे लेकिन आज भी मुझे वो सारी चीजें याद है और इनसे मैं बिल्कुल जुड़ा हुआ हूं। और ये क्या कहता है, एंड मैच्योर्ड रिफ्लेक्शन, और उसके ऊपर और ज्यादा मैच्योरिटी आ गई है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, प्रभाव पड़ा है उसके ऊपर, मैच्योर्ड रिफ्लेक्शन आ रहा है। इसी बात की वो बात कर रहा है। आगे वो कहता है मैच्योर्ड रिफ्लेक्शन, एज यंगर मैन ही टूक डायरेक्ट फिजिकल प्लीजर फ्रॉम द नेचर साइड्स। कहता है कि एज ए यंगर मैन, जब वो यंग था अर्थात कम उम्र का था, तो ही टूक डायरेक्ट फिजिकल प्लीजर, यानी कि ऊपर से जो दिखने वाली चीजें थी केवल उसी को देखता था। पहाड़ है, नदी है, नाला, ये उसको देखता था और उसकी ऊपरी सुंदरता से वो प्रभावित होता था। और वही सुंदरता जब वो आया था तो उसको याद है कि मैं इन्हीं सुंदरताओं को देख करके प्रभावित हुआ था। तो उस वक्त जब उसने देखा था तो वो आज भी उसके दिमाग में जीवित है। तो उसी को कहता है कि फिजिकल प्लीजर देता था फ्रॉम नेचर साइड्स, नेचर के साइड से। नाउ he gains a deeper moral and spiritual comfort from the recollected experience। अब वो क्या कह रहा है कि now, पहले तो ये था now, और अब he gains, वो प्राप्त करता है a deeper, और गहरा, moral, नैतिक, spiritual, आध्यात्मिक, कंफर्ट, आनंद फ्रॉम द रिकलेक्टेड एक्सपीरियंस, जो उसका रिकलेक्टेड एक्सपीरियंस है, अर्थात जो उसने तजर्बा पाया था, जो उसने उनसे चीजें प्राप्त की थी, अब उसका एक और अलग रूप हो गया है। उससे एक और अलग जो है, जो रिकलेक्ट था उसमें जो है, जो रिकलेक्ट एक्सपीरियंस था उसमें एक अलग चीज आ गई है। यानी कि पहले वो ऊपरी चीजों को देखता था, अब उनकी वो डेप्थनेस को देखता है। आगे वो इस पोएम में वो ये बात कहता है कि मेमोरी कन्वर्ट्स पास्ट सेंसेशन इनटू ए सस्टेनिंग मोरल इंसाइट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है कि मेमोरी कन्वर्ट्स, जो हमारे अंदर मेमोरी है ना, जो हमारी याद है ना, वो क्या करती है, मेमोरी कन्वर्ट्स, वो बदल लेती है। किस चीज को बदल लेती है, सेंसेशन, संवेदन है ना, संवेदना को, हमारी संवेदना को, सेंसेशन को बदल लेती है। और यह जो है, ये कह लीजिए, देखिए सेंसेशन के माने होता है संवेदना जो पूरे शरीर के ऊपर प्रभाव डालती है, उसी को सेंसेशन कहा जाता है। कि जब पूरे शरीर पे कोई चीज असर डालती है तो उसे सेंसेशन कहा जाता है, यानी कि थोड़ी सी चीज के लिए सेंसेशन नहीं कहा जाता है। तो मेमोरी कन्वर्ट पास्ट सेंसेशन, पिछली चीजों के जो सेंसेशन थे उनको चेंज कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, बदल देती है इनटू सस्टेनिंग। इसी को जो है सस्टेनिंग कैसे, मॉरल इंसाइट, और वो जो है सूक्ष्म दृश्यों में बदल देती है। यानी कि जो पहले की जो मेमोरी थी वो तो मैंने याद किया था, वो पहाड़ था, नदी थी और ये था, वो देखा था। अब उस मेमोरी ने चेंज कर दिया है, उसने सेंसेशन कर दिया है, पूरे शरीर पर उसने प्रभाव डाल दिया है। किसमें, इनटू सस्टेनिंग, किसी जीवित या स्वस्थ बनाए रखने में। किसको, मोरल इंसाइट, जो हमारी नैतिक इंसाइट है उसको ये जो है जीवित रखने में बहुत ही अहम रोल अदा करती है। जो सूक्ष्म दृष्टि, इंसाइट के माने यहाँ पे सूक्ष्म दृष्टि में जो रखती है, और वो क्या है, फिर नेचर बिकम्स अ गाइड, और फिर उसके बाद उसके लिए यही नेचर बिकम अ गाइड, उसके लिए नेचर गाइड बन जाता है। जैसे वो बिकम्स अ गाइड, हीलर एंड अ मोरल टीचर ड्यूरिंग द लोनलीनेस और पेन। कहता है कि जब वो चीजें हम मेमोरी को अपने माइंड में ले लेते हैं हम, तो वो हमारी
सोचों को सूक्ष्म दृष्टि में परिवर्तित कर देता है, और फिर क्या है, वो बन जाता है वही सूक्ष्म दृष्टि। नेचर की वो जो चीजें हैं जब हमारे अंदर परिवर्तित हो जाती हैं तो हमारे लिए क्या क्या हो जाती हैं, सबसे पहले हो जाती हैं वो गाइड बन जाती हैं, हमारी पथ प्रदर्शक बन जाती हैं, हीलर, दुखों को भरने वाली बन जाती हैं। दूसरी चीज क्या बनती है, हीलर, वो दुखों को भरने वाली बन जाती है, एंड मोरल टीचर, और फिर उसके बाद वो नैतिक टीचर भी हमारी बन जाती हैं, मोरल टीचर बन जाती हैं। ड्यूरिंग द लोनलीनेस और पेन, जब हम तनहा हों और जब हम तकलीफ में हों तो ये हमारे लिए एक गाइड का रूप धारण कर लेती है, अर्थात ये हमें गाइड करता है नेचर, और हमें एक नैतिक जो है सिस्टम दे देता है कि हम हर चीज को, सॉरी मैं मिसलीड कर रहा हूँ, हीलर, हाँ, ये हमारे जख्मों को भर देता है, एंड मोरल टीचर, और ये हमारे लिए मोरल टीचर बन जाता है। कब, जब हम अकेले होते हैं या जब हम तकलीफ में होते हैं। तो यही नेचर, अगर हम इन नेचर की चीज़ों को अपने दिमाग में जब रख लेते हैं तो ये हमारे अंदर जाके परिवर्तित कर देता है और पूरा हमारा सेंसेशन बना देता है, पूरे शरीर को प्रभावित कर देता है, और फिर यही नेचर की जो मेमोरीज है जो दिमाग में कलेक्ट रहती हैं वो हमें जो है जब हम अकेले होते हैं या तकलीफ में होते हैं तो ये हमें गाइड करती हैं, हमारी तकलीफों को दूर करती हैं, हमें एक रास्ता दिखाती हैं, एक नैतिक अध्यापक बन करके हमको एक अच्छा रास्ता दिखाती हैं। ये चीज इसमें बड़ी शानदार तरीके से कह रहा है, ही स्पीक ऑफ द सेंस सबलाइम, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, सेंस सबलाइम वो बात कर रहा है, ही स्पीक्स ऑफ द सेंस सबलाइम। और सेंस सबलाइम क्या होता है, ये क्या कहता है, ही सेंस सबलाइम दैट बाइंड्स द ह्यूमन माइंड विद द नेचुरल वर्ल्ड। ये क्या कहता है कि सेंस सबलाइम क्या होता है कि ये जो सेंस सबलाइम होता है ना, जो बांध देता है मनुष्यों को के दिमाग को विद द नेचुरल वर्ल्ड, प्राकृतिक दुनिया से बांध देता है, एंड क्लेम्स दैट नेचर फोस्टर्स मोरल इमेजिनेशन, सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। ये कई चीज़ों की बात करता है, और ये तो सबसे पहले इंसान को बांध देता है नेचुरल वर्ल्ड से, एंड क्लेम्स, और उसको बताता है, क्लेम करता है, कहता है, क्या कहता है कि ये जो है नेचुरल वर्ल्ड, एंड क्लेम्स दैट नेचर फोस्टर्स, फोस्टर्स के माने ना, फिर उसके बाद ये नेचर फोस्टर्स करता है, फोस्टर करता है कि किसी की परवरिश करना, है ना, किसी की परवरिश करना, अर्थात ये जो है दूसरे बच्चे के, दूसरे परिवार के बच्चे का पालन पोषण जिस तरह करता है उसी तरीके से हमारा नेचर फोस्टर्स करता है, हमारी परवरिश करता है, हमारा पालन पोषण करता है। और जो है किस तरीके से, हालांकि वो ये नहीं कहता कि तुम मेरे बेटे हो, मेरी ये हो, मेरे वो हो, तुम मुझे कमा के ला के पैसा, ऐसा कुछ नहीं कहता है, ना उसका कोई कानूनी अधिकार हमारे ऊपर प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी वो नेचर हमें फोर्सेस करता है, हमें हमारा पालन पोषण करता है कि ये कोई बिना कार्रवाई के ये हमारे ऊपर करता है, और कहता है, और हमारी ये मोरल इमेजिनेशन को बढ़ा देता है। दूसरी फोस्टर मोरल इमेजिनेशन, और ये सिंपैथी देता है हमारे साथ, एंड ह्यूमिलिटी। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है कि ये हमें ह्यूमिलिएट भी कर देता है। बहुत सी चीज़ें ये इसमें आ जाती हैं, मोरल इमेजिनेशन देता है, सिंपैथी देता है, एंड ह्यूमिलिटी देता है, विनम्रता या विनयशीलता भी हमें प्रदान कर देता है। हम नेचर के सामने जब आते हैं, नेचर से हम जब शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर जो है विनयशीलता आती है, विनम्रता आती है, अर्थात ह्यूमिलिटी आती है। हम नेचर से सीखते हैं कि नेचर तो हमें देता सब कुछ है, लेकिन हमसे लेता क्या है, हमसे लेता कुछ नहीं है। उसी तरीके से हमें एक देने वाला बनना चाहिए, ये नेचर की शिक्षा है, और नेचर की शिक्षा को प्रस्तुत करता है कि हमें लेने वाला न बनकर देने वाला बनना चाहिए। यही ह्यूमिलिटी दिखाता है, यही विनम्रता दिखाता है, यही विनयशीलता दिखाता है नेचर हमें। वर्ड्सवर्थ ऑल्सो, आगे देखिए, वर्ड्सवर्थ ऑल्सो एड्रेसेस हिज सिस्टर डोरोथी। वहां पे जब वो गया था तो उसकी सिस्टर डोरोथी भी उसके साथ थी। जब वहां पे वो जाता है तो उसके साथ उसकी बहन डोरोथी भी उसके साथ थी, और वो कहता क्या है, डोरोथी के साथ क्या करता है, डोरोथी एक्सप्रेसिंग होप दैट शी विल कीप विविड मेमोरीज ऑफ द प्रेजेंट सीन एंड दैट नेचर्स बेनिंग इन्फ्लुएंस विल गार्ड हर
फ्यूचर। अब देखिए क्या कह रहा है कि वो डोरोथी को कहता है, वर्ड्सवर्थ आल्सो एड्रेस हिज सिस्टर डोरोथी, और डोरोथी के, और एक्सप्रेसिंग होप, और वो आशा की उम्मीद करता है, दैट शी विल कीप विविड। ये जो उसके सामने जो ये है सजीव या सुस्पष्ट प्रभाव है, ये जो सामने दिखाई दे रहा है, मेमोराइज, और उन्हें याद कर लेगी ऑफ द प्रेजेंट सीन, जो इस समय विभिन्न प्रकार के सजीव जो ये जीवित जो चीज़ें दिखाई दे रहे हैं, विविध माने सजीव चीज़ें जो दिखाई दे रहे हैं, जो क्लियर दिखाई दे रही हैं, उससे अपने अंदर मेमोराइज कर लेना। अपनी बहन से कहता है, देखो बहन, ये जो तुम देख रहे हो ना, इन चीज़ों को मेमोराइज कर लो, इन चीज़ों को याद कर लो, इन चीज़ों को अपने दिमाग में प्रिजर्व कर लो, सुरक्षित कर लो, फ्रीज कर लो। और क्यों सुरीज कर लो, ये प्रेजेंट सीन है। एंड दैट नेचर्स बेनिंग इन्फ्लुएंस, और ये जो विल गार्ड, ये तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, ये तुम्हारे लिए नफे की चीज होगी, ये तुम्हें सुरक्षा देंगे। ये क्या कह रहा है, एक्सप्रेसिंग होप जो है, ये क्या कहता है, बी इन इन्फ्लुएंस विल गार्ड हर फ्यूचर, और उसके भविष्य के ये गार्ड होंगे। तुम इन चीज़ों को अगर अपने दिमाग में बैठा लोगी, इनको मेमोराइज कर लोगी, तो जब तुम परेशानी में होगी, पेन में होगी, अकेली होगी, तो ये तुम्हारे गाइड होंगे, ये तुम्हारे पथ प्रदर्शक होंगे। इन्हें याद कर लो। अपनी बहन से वो कहता है, इन्हें याद कर लो। इसी प्रकार से अगर आप भी नेचर में जाते हैं, नेचर से के फलों को पाते हैं, तो आप देखिए कि जिसने भी ये पेड़ लगाए थे, जो आज हमें छाया मिल रही है, यकीनन वो इससे छाया प्राप्त नहीं किया होगा। और वो तो पेड़ लगा के चला गया, ये पेड़ जो है उसको छाया नहीं मिली, वो भी एक बहुत बड़ा जो है दानवीर था, जिसने हमें पेड़ पौधे लगा करके दे दिए। उसको तो उसका न कोई फल मिला, न उसकी छाया मिली, न उसकी सुख की अनुभूति किया, परंतु उसने हमारे लिए जो किया था, ये सोच लो। तो वही अपनी बहन को बताता है कि जब तुम अकेली होगी, जब तुम तन्हा होगी, तो ये तुम्हें एक गाइड, एक प्रदर्शक के रूप में तुम्हें दिखाई देंगे। यही इसमें उस कविता में कहता है। और आगे क्या कहता है, कहता है प्रेजेंट सीन एंड दैट नेचर्स बीनिंग इन्फ्लुएंस विल बी गार्ड हर फ्यूचर, और कहता है द पोएम इज लेस अ ट्रेवेलॉग। देखिए अब आगे यहां से बात कह रहा है, अपनी बहन डोरोथी को समझाने के बाद आगे इसमें बात कही जा रही है कि ये पोएम जो है ना, ये एक ट्रेवेलॉग है, यात्रा वृत्तांत है। देन एन एक्सटेंडेड मेडिटेशन, ये जो है एक एक्सटेंडेड मेडिटेशन जो है, अर्थात ये कह रहा है कि मेडिटेशन है, एक लंबा चौड़ा मेडिटेशन है, ध्यान है, साधना है। तो ये जो ये पोएम जो है ना, इस लेस ट्रेवेलॉग, ये ट्रेवेलॉग नहीं है, बल्कि देन एन एक्सटेंडेड मेडिटेशन, ये एक साधना है। ये नहीं आप इस पोएम को ऐसा मत समझिए कि एक ट्रेवलॉग है, यात्रा वृत्तांत है, बल्कि ये एक मन की साधना है, ये एक ध्यान है, ये मन की साधना है। ऑन हाउ लैंडस्केप, किस तरीके से ये साधना है, ऑन हाउ लैंडस्केप शेप्स कॉन्शसनेस एंड सस्टेन्स द सेल्फ अक्रॉस टाइम। ये कहता क्या है कि किस तरीके से ये जो लैंडस्केप है, ये भूमि है, ये जमीन है, ये जमीन का जो टुकड़ा है, वो क्या कह रहा है, ये हमारी साधनाओं, ये उसकी साधना नहीं है। और हाउ लैंडस्केप, ये जो जमीन का ये जो टुकड़ा है ना, लैंडस्केप है ना, ये शेप्स, ये हमारे कॉन्शसनेस, हमारे जो कॉन्सेंस को ये जगा देता है, एंड सस्टेन, और ये स्वस्थ बनाता है या जीवित रखता है किसको, द सेल्फ अक्रॉस टाइम। और ये जो सेल्फ अक्रॉस टाइम है, समय के बाद ये हमें जीवित रखता है, अर्थात ये सारी चीजें हमको जीवित रखती हैं। जो चीजें आज हम इस लैंडस्केप को देख रहे हैं, यही लैंडस्केप हमें जीवित रखने में, हमको जो है स्वस्थ बनाए रखने में सहयोगी होता है। शोइंग वर्ड्सवर्थ कन्वेंशन, और ये जो क्या कर रहा है, शोइंग, वो दिखा रहा है वर्ड्सवर्थ कन्विक्शन दैट रिकलेक्टेड नेचर कैन नर्चर इथिकल डेप्थ एंड द पर्सनल एबिलिटी। और फिर उसके बाद वर्ड्सवर्थ कन्विक्शन जो है, ये वर्ड्सवर्थ के जो थॉट्स हैं, वो क्या कह रहा है इसमें, ये जो उसकी धारणा है, कन्विक्शन के माने उसकी जो धारणा है, वर्ड्सवर्थ के जो विचार हैं, जो धारणा है, दैट रिकलेक्ट नेचर, और ये कैन नर्चर, ये जो है ना
देखभाल करता है। नर्चर के माने जब कोई बच्चा जब छोटा होता है तो उसको बहुत विशेष देखभाल की जरूरत होती है, तो ये नर्चर उसी को कहा जाता है। ये हमारी बहुत विशेष देखभाल करता है। ये जो नेचर है ये हमारे बहुत विशेष तरीके से देखभाल करता है, ये हमारी रक्षा करता है, ये हमारा पालन पोषण करता है। किसका? इथिकल, नैतिक डेप्थ और पर्सनल स्टेबिलिटी। ये हमारे अंदर नैतिक डेप्थ भी देता है, नैतिक गहराई भी देता है और पर्सनल स्टेबिलिटी और व्यक्तिगत स्थिरता भी देता है। अगर हम नेचर की बात देखते हैं, हम नेचर से सीखते हैं, तो ये हमें नेचर बहुत सी चीज़ों को देखता है। इसी के साथ आप थोड़ा सा इसकी हिंदी भी देख लीजिए, क्योंकि हिंदी मैंने इसलिए दे दिया है कि चूंकि हम लोग इधर के हैं और यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि हम इंग्लिश को बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाते हैं। तो केवल इसको समझने के लिए इसके ऊपर डिपेंड मत होइएगा, पूरी तरीके से डिपेंड ना होइएगा, क्योंकि मैंने इसको बस एक सार के रूप में इसको लिया है। इसको जो कोई ऐसा नहीं है कि मैंने इसको वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट किया है, बल्कि एक सार के रूप में दिया है। तो ये एक आपकी पोएम थी और इस पोएम की समरी थी और बहुत ही शानदार वर्ड्सवर्थ की एक पोएम थी जिसको टिंटन अबे कहा जाता है। और इसमें वर्ड्सवर्थ ने नेचर की इतनी सुंदर व्याख्या की है और नेचर को एक ऐसा टीचर के रूप में प्रस्तुत किया है कि वाकई ऐसा टीचर मिलना बहुत जो है दूर की बात है, असंभव है कि इस जैसा नेचर हमारा टीचर है वैसा कोई टीचर मिल जाए। ऐसी बात नहीं है। इसको कोई अपनी बात नहीं होती है। नेचर हमसे कुछ चाहता नहीं, न फीस चाहता है, न लाइक चाहता है, न सब्सक्राइब चाहता है। नेचर इस प्रकार का टीचर है, न वो हमसे लाइक चाहता है, न सब्सक्राइब चाहता है, न बेल आइकन चाहता है, बल्कि मात्र हमको जो है एक ऐसा टीचर है जो केवल हमें हर तरीके से गाइड करता है। गाइड करने के साथ साथ हमारा पालन पोषण करता है। तो इस तरीके की और कविताओं की समरीज पढ़ने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नेचर नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं। थैंक यू।